Good morning, students. I am your science teacher Sushmita Roy. Welcome to your online science class once again. Today we will start this chapter Teeth and Microbes. So let's start this chapter. जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके मुंह में दांत नहीं होते हैं। फिर जब वो 3 साल के होते हैं तो उनके मुंह में 20 दांतों का सेट प्रेजेंट होता है। इस सेट को हम मिल्क टीथ और प्राइमरी टीथ और टेम्पररी टीथ कहते हैं। इनको हम प्राइमरी टीथ या टेम्पररी टीथ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दांत हमेशा नहीं रहते हैं। जब बच्चे 6 से 12 साल के होते हैं तब एक एक करके ये दांत गिरने लगते हैं या टूटने लगते हैं और उनकी जगह पर न्यू टीथ ग्रो करते हैं। इन न्यू टीथ्स को हम परमानेंट टीथ कहते हैं। परमानेंट टीथ नंबर में 32 होते हैं। ऊपर के जॉ में यानी जबड़े में या मसूड़े में 16 और नीचे के जॉ में 16 टीथ प्रेजेंट होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शंस ऑफ टीथ, यानी टीथ हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, टीथ से हमें क्या काम पड़ता है। आइए जानते हैं। फर्स्ट इज टीथ हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू फूड। टीथ हमें फूड को बाइट, जब आप कुछ भी खाते हो ना तो टीथ से ही बाइट करते हो यानी काटते हो। फिर च्यू यानी चबाने, ग्राइंड यानी पीसने में हेल्प करते हैं। और जब हम फूड को अच्छे से च्यू करते हैं, ग्राइंड करते हैं, तभी हम उसको निगल पाते हैं ना। इसका मतलब टीथ हमें डाइजेशन में भी हेल्प करता है। देन सेकंड इज टीथ हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। टीथ की हेल्प से हम कुछ वर्ड्स को बहुत क्लियरली बोल पाते हैं, जैसे स है ना, ऐसे ही कुछ और वर्ड्स भी हैं। तो इसलिए टीथ हमें क्लियरली बात करने में भी हेल्प करते हैं। आप जब बात करते हो तो नोटिस करना कि आप जब भी बोलते हैं तो आपकी जीभ कुछ वर्ड्स में आपके ऊपर के दांत को टच करती है, जैसे त, स, है ना। तो इनमें हमें टीथ की हेल्प चाहिए होती है। तो दांतों की हेल्प से हम क्लियरली बात भी कर सकते हैं। देन थर्ड इज टीथ गिव शेप टू आवर फेस। टीथ हमारे फेस को एक अच्छा शेप देता है और अच्छा लुक देता है। टीथ की हेल्प से हमारे फेस को एक शेप मिल जाता है, जिससे हमारा फेस देखने में अच्छा लगता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट काइंड्स ऑफ टीथ। हमारे माउथ में 4 टाइप ऑफ टीथ होते हैं। फर्स्ट इज इंसीजर और कटिंग टीथ। सेकेंड इज कैनाइन्स और टीयरिंग टीथ। थर्ड इज प्रीमोलर और क्रैकिंग टीथ। एंड द लास्ट वन इज मोलर एंड ग्राइंडिंग टीथ। आइए इनके बारे में एक एक करके और जानते हैं। फर्स्ट इज इंसीजर। आपके माउथ में जब आप मिरर में अपने दांतों को देखते हैं तो सामने के तरफ ऊपर के जॉ में 4 और लोअर जॉ में 4 टीथ दिखाई देते हैं। उन्हें हम इंसीजर कहते हैं। अपने इंसीजर टीथ को टच करके देखिए, वो कैसे हैं। वो चपटे हैं, स्ट्रेट हैं और बहुत शार्प हैं। इनका काम हमारे लिए फूड को बाइट करना है। मतलब जब भी आप कोई खाना खाते हैं, किसी भी फूड को बाइट करते हैं, जैसे एप्पल को या सैंडविच को या बर्गर को बाइट करते हैं, तो उसमें आपको किसकी हेल्प चाहिए होती है? इंसीजर की। तो इंसीजर हमें फूड को कट करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए हम इन्हें कटिंग टीथ भी कहते हैं। नेक्स्ट इज कैनाइन्स। इंसीजर के साइड में दोनों तरफ, अपर जॉ में, लोअर जॉ में, बीच में 4 इंसीजर होते हैं। उसके साइड में दोनों तरफ कैनाइन प्रेजेंट होते हैं।
यानी अपर जॉ में 2 एंड लोअर जॉ में 2। टोटल नंबर कितने हो गए? 4 कैनाइन्स होते हैं हमारे माउथ में। ये हमें फूड को टीयर करने यानी तोड़ने में हेल्प करता है, इसीलिए हम इन्हें टीयरिंग टीथ कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रीमोलर। हमारे कैनाइन्स के पीछे दोनों तरफ ऊपर के जॉ में और लोअर के जॉ में प्रेजेंट होते हैं। ऊपर के जॉ में एक साइड में 2, दूसरे साइड में 2, नीचे के भी जॉ में एक साइड में 2, दूसरे साइड में 2, यानी टोटल नंबर में ये अपर जॉ में 4 होते हैं, लोअर जॉ में 4 होते हैं। टोटल कितने हो गए? 8 होते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर टीथ हमें फूड को क्रैक करने में या क्रश करने में हेल्प करते हैं, मतलब और छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने में हेल्प करते हैं। जैसे कभी आप वॉलनट खाते हो ना, तो वॉलनट को तोड़ने के लिए आप जिन टीथ का यूज़ करते हो वो कौन से हैं? क्रैकिंग टीथ हैं, यानी प्रीमोलर्स हैं। देन लास्ट इज मोलर्स। प्रीमोलर के पीछे सबसे लास्ट में अपर जॉ में 6 और लोअर जॉ में 6 मोलर्स पाए जाते हैं। जो बिल्कुल अंदर की तरफ आपके जॉ में टीथ दिखते हैं ना, लास्ट के 3 टीथ दोनों साइड में, उसे हम मोलर्स कहते हैं। मोलर्स ऊंचे नीचे होते हैं, यानी प्लेन नहीं होते हैं। इनकी बनावट थोड़ी ऊबड़ खाबड़ होती है, क्योंकि इनका काम फूड को ग्राइंड करने यानी पीसने का है, इसीलिए ये ऊबड़ खाबड़ होते हैं ताकि हमारा फूड अच्छे से ग्राइंड हो सके। इसीलिए इन टीथ्स को हम ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, यानी हमारा जो टीथ होता है वो अंदर से कैसा दिखता है। टीथ के मेनली 2 मेन पार्ट होते हैं, क्राउन एंड रूट। टीथ का जो वाइट पार्ट हमें दिखता है जब आप मिरर में खड़े होते हैं, स्माइल करते हैं, तो टीथ का जो वाइट पार्ट आपको दिखता है उसे हम क्या कहते हैं? क्राउन। ठीक है। और टीथ के नीचे कुछ पिंक कलर का दिखता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? गम या मसूड़े। तो मसूड़े के अंदर जो टीथ का पार्ट प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? रूट। और ये क्राउन और रूट के बीच में जो पार्ट होता है, जहाँ से आपका मसूड़ा स्टार्ट होता है ना और टीथ अटैच हुआ दिखता है, उस पार्ट को हम कहते हैं नेक। तो टीथ के ऊपर हमें जो वाइट लेयर दिखाई देती है उसे कहते हैं एनामल। एनामल हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, मतलब हमारी बोन्स होती है ना, बोन्स स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड होती हैं, उससे भी हार्ड होता है एनामल। एनामल का काम है हमारे टीथ को प्रोटेक्ट करना। अगर एनामल नहीं होगा तो हमारे टीथ बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे और टूट जाएंगे। इसीलिए एनामल इतना हार्ड होता है ताकि हमारे टीथ हम लाइफ टाइम हमारे साथ रहें और ख़राब ना हो। फिर एनामल के नीचे एक येलो कलर का पार्ट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं डेंटिन। डेंटिन बोन जैसा एक स्ट्रक्चर होता है और टीथ का ज़्यादातर पार्ट डेंटिन ही बनाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ना, ये इतना सारा, ये सब कुछ क्या है? डेंटिन। डेंटिन हमारे टीथ को स्ट्रक्चर या शेप देने में हेल्प करता है। डेंटिन के ऊपर ही एनामल की लेयर प्रेजेंट होती है और डेंटिन एनामल से सॉफ्ट होता है। फिर डेंटिन के अंदर प्रेजेंट होता है पल्प। ये जो रेड पार्ट आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये होता है पल्प। पल्प सबसे सॉफ्ट पार्ट होता है टीथ का और इसके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। मतलब आपके टीथ के अंदर जो पल्प है, पल्प में ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी आपके टीथ के अंदर भी ब्लड पहुंचता है और वहाँ पर नर्व्स भी पाई जाती हैं। अब नर्व्स का क्या काम होता है? आप जब भी कुछ गर्म या ठंडा खाते हैं तो आपको अपने टीथ में फील होता है ना एक हल्का सा झंझनाहट या सेंसेशन, और कभी आप गिर जाते हैं या आपके दांत में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको दांतों में दर्द होने लगता है।
तो ये आपको कैसे फील होता है? ये नर्व्स के थ्रू ही आपको फील होता है कि आपने कुछ ठंडा या गर्म खाया तो उससे सेंसेशन हुई, या आपको चोट लग गई, या आपके दांत में कोई प्रॉब्लम है, तो पेन होने की वजह भी नर्व्स ही है। नर्व्स की वजह से ही आप फील कर पाते हैं। नर्व्स फिर वहाँ से आपके ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि आपने अपने टीथ में क्या फील किया। ठीक है, पल्प की वजह से ही हमारा टीथ क्या है, लाइव रहता है, मतलब ज़िंदा रहता है। अगर पल्प नहीं होता तो हमारे टीथ ज़िंदा नहीं होते और अच्छी कंडीशन में भी नहीं होते। उसके बाद सीमेंटम। अब टीथ को जॉ में फिट करने के लिए या अटैच रखने के लिए एक मटेरियल होता है सीमेंटम। सीमेंटम क्या करता है? टीथ को हमारे जॉ में या मसूड़ा में जोड़े रखता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ केयर ऑफ टीथ, यानी हम अपने दांतों की केयर कैसे कर सकते हैं, कैसे उनको हेल्दी बना सकते हैं। आइए जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन अ डे। हमें डेली कम से कम दिन में 2 बार अपने दांतों को अच्छे से ब्रश करना चाहिए। कब हमें अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए? फर्स्ट टाइम जब हम सुबह सोकर उठते हैं, उसके बाद हमें अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए, और दूसरी बार रात में सोने से पहले हमें अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए। इससे जो हमारे टीथ में जर्म्स होते हैं या गंदगी होती है वो निकल जाती है और हमारे टीथ हेल्दी रहते हैं। सेकेंड पॉइंट है, डू नॉट हैव टू मैनी स्वीट्स, चॉकलेट्स एंड शुगरी ड्रिंक्स। हमें बहुत ज़्यादा स्वीट, चॉकलेट, शुगरी ड्रिंक जैसे कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, ये सब कुछ नहीं पीना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वीट और चॉकलेट खाने से हमारे दांतों में जर्म्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और वो हमारे दांतों को ख़राब कर देंगे। इसीलिए हमें ये नहीं पीना चाहिए। और जो शुगरी ड्रिंक्स होता है ना, उससे हमारे दांतों का इनेमल भी ख़राब होने लगता है। अगर इनामल ख़राब हो जाएगा तो हमारे टीथ भी ख़राब होने लगेंगे। फिर थर्ड पॉइंट है, वॉश योर माउथ प्रॉपरली आफ्टर एवरी मील। हम जब भी कुछ खाते हैं ना, उसके बाद हमें अच्छे से पानी से अपने माउथ को वॉश करना चाहिए, ताकि जो हमने खाया उसके पीसेस हमारे दांतों में अटके ना रह जाएं, क्योंकि उससे भी हमारे दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है। देन लास्ट इज़ विज़िट योर डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप। हमें हर 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास जाकर अपने दांतों का चेकअप करवाना चाहिए कि कहीं हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसलिए हमें हमेशा चेकअप्स के लिए जाना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ टीथ। आवर टीथ आर वेरी इम्पॉर्टेंट टू अस। अगर हमारे परमानेंट टीथ ख़राब हो जाए या टूट जाए तो उसकी जगह पर न्यू टीथ ग्रो नहीं करते हैं। अगर हम अपने टीथ का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो धीरे धीरे ख़राब होने लगेंगे और हमारे टीथ में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। जब आप कोई फूड खाते हो तो उसके पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे टुकड़े आपके दांतों में चिपके रह जाते हैं। अगर वो पार्टिकल्स को अच्छे से माउथ वॉश करके ब्रश करके रिमूव नहीं किया जाए तो वो हमारे दांतों में चिपके चिपके ही ख़राब होने लगते हैं और सड़ने लगते हैं। और जब वो फूड पार्टिकल्स सड़ते हैं तो उस जगह पर हमारे दांत भी सड़ने लगते हैं और वहाँ पर कैविटी हो जाती है। धीरे धीरे जब ये कैविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब इसे हम टूथ डिके कहते हैं, यानी टूथ का ख़राब हो जाना। इससे हमें बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। अगर हमारे टीथ में बहुत ज़्यादा कैविटी होने लगे तो धीरे धीरे हमारे जो टीथ के बीच में गैप होता है वो और बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हमारे टीथ लूज़ हो जाते हैं, यानी हिलने लगते हैं, ढीले पड़ जाते हैं और फिर गिर जाते हैं। हमारे दांतों में जो फूड पार्टिकल्स अटके रह जाते हैं उनके वजह से हमारे टीथ में फिर बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं जो हमारे दांतों में डिज़ीज़ कॉज करते हैं।
इन बैक्टीरिया की ही वजह से कभी कभी हमारे गम्स में स्वेलिंग आ जाती है, यानी मसूड़े सूज जाते हैं और मसूड़ों से खून भी आने लगता है। जब हमारे दांत खराब हो जाते हैं तब हमें फूड को च्यू करने में यानी चबाने में प्रॉब्लम होती है। हम अच्छे से अपने फूड को चबाकर नहीं खा सकते हैं, जिसकी वजह से हमें इनडाइजेशन यानी डाइजेस्ट करने में भी फूड को प्रॉब्लम होने लगती है। इसकी वजह से हमारे स्टमक में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और जो ख़राब बैक्टीरिया हमारे दांतों में उगते हैं वो भी हमारे फूड के साथ हमारे स्टमक में चले जाते हैं और बीमारियों को बढ़ाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपने टीथ को क्लीन रखना चाहिए और हमेशा टाइम पर डॉक्टर के पास जाकर प्रॉब्लम को ठीक करना चाहिए, वरना हमारे टीथ खराब हो जाएंगे और उससे बाकी की भी हेल्थ पर हमारे असर पड़ता है। नाउ नेक्स्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स बहुत छोटे लिविंग थिंग्स होते हैं जो हमारे चारों ओर प्रेजेंट हैं, एयर में, वाटर में, सॉइल में, इवन एनिमल्स की बॉडी पर, हमारी बॉडी पर, बॉडी के अंदर, हर जगह माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते अपनी आँखों से। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। जब हम माइक्रोस्कोप से किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तब वो ऐसे दिखाई देते हैं। और भी बहुत अलग अलग शेप के भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, यानी हमारे काम आते हैं, और कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, मतलब उनसे हमें नुकसान होता है। ऐसे माइक्रोब्स जिनसे हमें हार्म होता है उन्हें हम जर्म्स और पैथोजेंस कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, यानी माइक्रोब्स कितने तरह के होते हैं। माइक्रोब्स मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ बैक्टीरिया, सेकेंड प्रोटोजोआ, थर्ड फंगाई एंड फोर्थ इज़ वायरस। बैक्टीरिया अलग अलग शेप के होते हैं, जैसे स्फेरिकल, रॉड शेप, स्पाइरल। बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल और यूज़फुल दोनों होते हैं। कुछ एग्जाम्पल बैक्टीरिया के हैं, साल्मोनेला एंड स्ट्रेप्टोकोकस। नेक्स्ट इज़ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इन्हें हम केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। प्रोटोजोआ भी हमारे लिए हार्मफुल और यूज़फुल दोनों होते हैं। प्रोटोजोआ के कुछ एग्जाम्पल्स हैं अमीबा एंड प्लाज्मोडियम। देन नेक्स्ट इज़ फंगाई। फंगाई माइक्रोस्कोपिक यानी इतने छोटे होते हैं कि केवल माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, और मैक्रोस्कोपिक यानी इतने बड़े भी होते हैं कि हम इन्हें केवल अपनी आँखों से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक फंगाई का एग्जाम्पल है ईस्ट और मोल्ड। इन्हें हम केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। और मैक्रोस्कोपिक फंगाई का एग्जाम्पल है मशरूम। मशरूम को आप केवल अपनी आँखों से भी देख सकते हैं ना, इसलिए इन्हें हम मैक्रोस्कोपिक कहते हैं। इसके बाद लास्ट है वायरस। वायरस हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। वायरस से बहुत सी डिजीज़ फैलती हैं। वायरस का एग्जाम्पल है पोलियो वायरस एंड इन्फ्लुएंजा वायरस। ज़्यादातर हार्मफुल माइक्रोब्स एनिमल्स में, प्लांट्स में एंड ह्यूमंस में डिजीज़ कॉज करते हैं, यानी बीमारियां फैलाते हैं। आइए कुछ माइक्रोब्स से फैलने वाली बीमारियों के बारे में जानते हैं। फर्स्ट है वायरस। वायरस से हमें चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा जिसे हम फ्लू भी कहते हैं, उसके बाद मीज़ल्स और पोलियो जैसी बीमारियां हो सकती हैं। बैक्टीरिया से हमें ट्यूबरकुलोसिस और टीबी, फूड पॉइजनिंग एंड वूपिंग
कफ जैसी बीमारियां हो सकती हैं। फंगाई से हमें एथलीट्स फुट, थ्रश एंड रिंगवर्म हो सकता है। बहुत सारे फंगाई प्लांट्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं। लास्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से हमें मलेरिया और डिसेंट्री जैसी बीमारियां हो सकती हैं। आवर लास्ट टॉपिक इज़ यूजेस ऑफ माइक्रोब्स, यानी माइक्रोब्स हमारे कैसे काम आते हैं, हम उस बारे में जानेंगे। ईस्ट नाम के एक फंगाई का यूज़ हम ब्रेड बनाने में करते हैं। जब हम मैदे में ईस्ट को मिक्स करते हैं तो उसकी वजह से मैदा बहुत ज़्यादा फूल जाता है और ब्रेड इतना स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनता है। कुछ माइक्रोब्स हमें मिल्क से कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा ना कि आपकी मम्मी जब दही जमाती हैं घर में तो उसमें 1 चम्मच कर्ड मिक्स करती हैं दूध में, तब रात भर में वो कर्ड तैयार हो जाता है। तो जो कर्ड आपकी मम्मी डालती हैं उसमें माइक्रोब्स होते हैं जो रात भर में रिप्रोड्यूस होकर यानी बढ़कर दूध को कर्ड में चेंज कर देते हैं। इसी तरह से चीज़ बनाने में भी माइक्रोब्स का यूज़ होता है। कुछ माइक्रोब्स हमारे एलिमेंट्री कनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रोब्स हमें हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और कुछ माइक्रोब्स जैसे फंगाई एंड बैक्टीरिया, इनका यूज़ हम एज मेडिसिन भी करते हैं। इन माइक्रोब्स से मेडिसिन्स बनाई जाती हैं जैसे एंटीबायोटिक मेडिसिन्स। That's it for today's class, students. Thank you for watching. Stay at home and stay safe.